वेलकम टू स्टडी बडी एजुकेशनल चैनल। मैं राहुल और आज हम देखेंगे 9 CBSE साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर यानी क्या? द थिंग्स विच हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड एज मैटर। यानी कि जिस के एग्जाम्पल में देखेंगे ये चौक है, ये पेन है, ये सभी है मैटर, क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक वेट है, मास है और इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ये ऑक्यूपाई करता है सराउंडिंग में से कुछ स्पेस, ये ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं हम मैटर। एक्चुअल में लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, इसको कोई वेट नहीं है, मास नहीं है इसका, और ये कोई भी सराउंडिंग में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो इन जैसी चीज़ें हैं, इनको हम मैटर नहीं कह सकते। और अर्ली इंडियन फिलोसॉफी कहती है कि ये मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, लाइक एज फायर, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई। बट इन मॉडर्न डेज साइंटिस्ट मैटर कंसिस्ट ऑफ 2 things, that is, one is physical property and second is chemical properties. In this chapter we will see only physical properties. In next chapter we will see chemical properties also. Physical nature of matter. This is the first property of matter which we will study. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये हम प्रूव कैसे करेंगे? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल हम प्रूव कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे और वाटर में क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हम उसमें डालेंगे और स्टर करेंगे। तो पूरा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उस वाटर से सिर्फ 10% जो सॉल्यूशन है वो हम दूसरे बीकर में लेंगे और उसको इसके अंदर हम 90% फ्रेश वाटर हम इसमें डालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पर पूरा वाटर का कलर है वो पूरा का पूरा पर्पल कलर आएगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है। फिर से हमने वही 10% सॉल्यूशन उसमें से भी लिया और फिर 90% फ्रेश वाटर भी लिया, तब भी वही चीज़ आती है। तो हमारे पास क्या आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल में भी, वाटर जो है उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स वाटर में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसके कारण वाटर का कलर पर्पल आता है। जब भी हम उसमें से जो सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हैं, फिर भी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसके कारण वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, पर पूरा वाटर पर्पल कलर का हो जाता है। इससे हमको क्या प्रूव मिलता है कि वाटर या मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने देखा कि मैटर जो है वह पार्टिकल से बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाला था तो क्या हुआ था, पानी के पार्टिकल के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जाके बैठ गए थे और इसके कारण क्या हुआ था, पूरा सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का बन गया था। हर बार वही करते थे तो वही पार्टिकल्स के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर पार्टिकल के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जाके बैठ रहे थे। तो ये हम और भी प्रूव करेंगे आगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ओके। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर हम इसमें शुगर या सॉल्ट जो सॉल्यूशन सॉल्ट है वो पानी में डालते हैं और उसको घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर हम वो वॉल्यूम को चेक करेंगे तो शुगर डालने के बाद या सॉल्ट डालने के बाद वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है, या सेपरेट शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल से अलग नहीं दिख रहे। तो ये शुगर और सॉल्ट गया किधर, तो वो गया, वो पानी के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में जाके शुगर पार्टिकल्स है वो डिजोल्व होके वहाँ पे बैठ गए। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे कोई वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, ओके। इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम।
अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक्चुअल में हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या कि दो सब्सटेंसेस है, उसके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बीच की स्पेस लेके वो मूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ओके, और ये कंटिन्यूस मूवमेंट इन पार्टिकल्स के कारण होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम कोई परफ्यूम की बोतल है वो एक कोने में हम ओपन करते हैं तो फिर भी हमें थोड़े दूर जब हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर वो परफ्यूम की स्मेल हमें आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर ये परफ्यूम के पार्टिकल्स जाके बैठ जाते हैं और ये दोनों का डिफ्यूजन हो जाता है वहाँ पे, और वो दोनों भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक मूवमेंट होती है। कोई भी पार्टिकल है, किसी भी सब्सटेंस का या मैटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में मूवमेंट्स होती है। ओके, वो मूवमेंट के कारण वो पार्टिकल्स उधर से मूव होके दूर तक फैलते हैं और उसके कारण हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो बहुत दूर बैठे, हम जब दूर बैठते हैं तब भी हमें वो आती है। तो इसका कारण क्या है? वी कैन गेट द परफ्यूम स्मेल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड देन देर इज ए कंटिन्यूस मूवमेंट इन द पार्टिकल। ओके, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तीसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर्स। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल में जब हम स्विमिंग के लिए कोई स्विमर डाई मारता है तब क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं यानी जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में का डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड पार्टिकल्स। उसके कारण क्या होता है कि जब भी कोई स्विमर उसमें अंदर हाथ मारता है तो वो स्पेस के कारण वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो स्विमर आगे जाता है। पर उसका सेकंड फिनोमिना ऐसा है कि जब वो स्विमर आगे जाता है तो जो उसके लेग्स होते हैं तो उसकी तरफ क्या होता है कि वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो फिर से क्या आता है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उसमें अट्रैक्शन होने के कारण वो एक संग हो जाते हैं और फिर पानी जैसा का वैसा पीछे की तरफ रह जाता है। एक्चुअल स्विमर का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि पार्टिकल्स में अंदर स्पेस होता है। जब स्विमर उसके अंदर हाथ मारता है तो क्या हो जाता है कि हाथ के कारण वो पार्टिकल्स के बीच में का डिस्टेंस बढ़ जाता है और उसके कारण वो स्विमर आगे मूव करता है, पर पीछे की तरफ उस पार्टिकल्स के अंदर फिर से अट्रैक्शन होने के कारण वो पानी वैसे का वैसा एक संग हो जाता है। और यही चीज़ अगर हम सॉलिड में देखेंगे तो अगर वुड का एक हम एग्जांपल लेंगे तो उसके लिए हमें कराटे का पर्सन चाहिए होता है उसको ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज वी कैन नॉट क्रॉस द सॉलिड मटेरियल इन बिटवीन। ओके, अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने देखा। उसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड क्या था? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड थर्ड क्या था? दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है सॉलिड स्टेट होता है, सेकंड होता है लिक्विड स्टेट, थर्ड होता है गैस स्टेट। अभी जो चौथा स्टेट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और पांचवा जो न्यूली इन्वेंटेड है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक स्टेट है, पांचवा स्टेट है। तो इस तरह से स्टेट ऑफ मैटर्स 5 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ओके, प्लाज्मा ये होता है जो स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स। जब भी हम किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब या फ्लोरोसेंट बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन पास कर देते हैं तब ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिकल्स वाइब्रेशन इज देयर and because of that there is a kind of illumination is there and that kind of state is called as plasma. ओके, जैसा कि एग्जांपल में हम नियॉन साइन बल्ब्स ले सकते हैं। सन के आजू बाजू में जितने भी विस्फोट होते हैं उसके कारण क्या होता है, वहाँ प्लाज्मा की एक फॉर्मेशन होता है। दी प्लाज्मा, देयर इज ए कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनिक गैसेस
is there, and because of that there is a formation of state that is called as plasma. बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट 1920s में सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, उसके बेस को लेकर आइंस्टाइन ने आगे एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमने आइंस्टाइन ने डिज़ाइन किया। उसमें क्या किया था, उसने एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में जो गैस होते हैं उनको उसने कूलिंग करना शुरू कर दिया अंडर सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। अब हम जानेंगे मेन स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। पहले लेते हैं शेप। सॉलिड का शेप फिक्स रहता है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली प्रेजेंट रहते हैं, इसके कारण सॉलिड का शेप फिक्स रहता है। लिक्विड का शेप वो जिस कंटेनर में हम वो लिक्विड पोर करते हैं या प्रेजेंट होता है उस कंटेनर का शेप वो लिक्विड ले लेता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली कनेक्ट रहते हैं। इसके कारण वैसा ही सेम कंडीशन है गैस के बारे में, क्योंकि गैस के भी मॉलिक्यूल्स है वो लूजली कनेक्ट रहते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, वो तो बहुत लूज रहते हैं। इसके कारण गैस का शेप और लिक्विड का शेप जिस भी कंटेनर में आप लेंगे उसमें वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, इसलिए लिक्विड का शेप और गैस का शेप नॉट फिक्स रहता है, उस कंटेनर के हिसाब से उनके शेप चेंज होते रहते हैं, बट सॉलिड का शेप फिक्स रहता है। सेकंड लेते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड का जो वॉल्यूम रहता है या स्पेस जो रहता है वो फिक्स रहता है। ओके, लिक्विड का भी जो स्पेस रहता है या जो वेट रहता है वो फिक्स रहता है। अगर हमने 1 लीटर लिक्विड लिया, 1 लीटर वाटर लिया, तो वाटर 1 लीटर सभी कंटेनर में सेम ही रहेगा। गैस के बारे में जो अगर हम एग्जांपल लेंगे, इस रूम में जितना भी गैस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम फिक्स है क्या? नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसके लिए गैसेस जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ओके, बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर रूम में मैंने 1 लीटर का पानी लिया तो सभी जगह पे वो 1 लीटर ही रहेगा। ओके, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी जितना भी डेंस पार्टिकल्स रहेंगे, जितने भी नज़दीक पार्टिकल्स रहेंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। इसके कारण सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए बहुत प्रेशर लगता है, बहुत ताकत लगती है। इसके कारण सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इट इज़ लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपेयर टू सॉलिड वो मॉडरेट रहता है। हम पानी में हाथ डाल के उसको, स्विमर जो पानी में हाथ डाल के क्या कर सकता है, आगे मूव कर सकता है। तो इसके क्यों होता है? क्योंकि उसके बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स है उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट रहता है। मॉडरेट होने के कारण वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं और फिर जो स्विमर है वो आगे मूव कर सकता है। गैस में एकदम मिनिमम रहता है, हम हवा में कैसे भी हाथ घुमा सकते हैं। इसके कारण गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम मिनिमम रहता है। उसके बाद में आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स क्या? फोर्सफुली जब हम किसी सब्जेक्ट को हम प्रेस करते हैं तब ये क्या होता है, वो फैल जाता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण ये निग्लिजिबल होता है। कंप्रेशन के कारण सॉलिड अपना शेप चेंज ज़्यादा नहीं करता। ओके, इसके कारण सॉलिड में कंप्रेशन निग्लिजिबल रहता है, लिक्विड में कंप्रेशन मॉडरेट रहता है और गैस में कंप्रेशन मैक्सिमम रहता है। एलपीजी गैस देखो, एलपीजी सिलेंडर रहता है, सीएनजी गैस सिलेंडर रहते हैं, उसमें क्या होता है कि कंप्रेशन के कारण हम बहुत सारा गैस कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में हम अपने कंटेनर में सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एलपीजी गैसेस एंड सीएनजी गैसेस। देन उसके बाद में फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी में क्या? जब कोई हम सरफेस के ऊपर कोई भी लिक्विड हम पोर करते हैं तो वो नीचे फैल जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। वो सॉलिड में अगर मैंने एक समझो कि एक आइस है, मैंने ऐसे सरफेस के ऊपर रख दिया तो वो फैल जाएगा क्या? नहीं, वो आइस का शेप है वैसा का वैसा ही रहेगा।
पर जब हम सरफेस के ऊपर पानी डालते हैं तो वो क्या जाता है, क्या हो जाए, वो फैलता है। इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो लिक्विड फ्लूइड होते हैं, गैस भी फ्लूइड होते हैं क्योंकि वो फैल जाते हैं। ओके, उसके बाद में आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स क्या, बाय एक्सटर्नल फोर्स वी कैन बेंड और चेंज द शेप, इट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, फोर्सफुली, जब तक एक्सट्रीम फोर्स नहीं लगता तब तक सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता। उसमें कुछ एक्सेप्शनल्स भी है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, वो सॉलिड एकदम स्ट्रांग रिजिड रहते हैं। एज कंपेयर टू लिक्विड या नो, उनमें रिजिडिटी नहीं रहती। इवन गैस में भी रिजिडिटी नहीं रहती। उसके बाद में आता है डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफ्यूज प्रॉपर्टी में कोई भी मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली स्पेस एक्वायर्ड कर लेता है और उसमें मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज प्रॉपर्टी। यानी हमने क्या किया कि हमने वाटर में सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिक डिजोल्व होके अपनी स्पेस लेते हैं और वो उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखा देता, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज प्रॉपर्टी। वो सॉलिड में एकदम निग्लिजिबल यानी नहीं के बराबर ही डिफ्यूज प्रॉपर्टी रहती है, लिक्विड और गैस में डिफ्यूज प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये कंपेयर स्टडी है, इसके कारण आप इसमें कंपेरेटिवली आप सभी पॉइंट्स के ऊपर आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, और याद रखने के लिए भी ये कंपेरेटिव स्टडी आपको हेल्प करेगी। अब आगे देखेंगे, गैस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब भी हम कोई गैस को एक किसी भी कंटेनर में लेते हैं तो एक्चुअल में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में देखा था, क्या था वो, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या था कि पार्टिकल्स हैव मूवमेंट बिटवीन देम। ओके, गैस पार्टिकल जब मूव होता है तो उसके कारण क्या होता है, वो इधर उधर भागते हैं, और जब वो भागते हैं तब कभी कभी एक दूसरे के ऊपर वो कोलाइड हो जाते हैं, यानी टकरा जाते हैं। वैसे ही वो कंटेनर के वॉल होता है उसके ऊपर भी टकरा जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है वॉल के ऊपर, कंटेनर के वॉल के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, gas particles have large space in between them and also have high speed movement, thus they hit each other as well as hit on the walls of container, and due to this collision there is a pressure created on the walls of container. ओके, ये जो कोलिजन होता है, एक दूसरे में टकराव होता है, वैसे ही टकराव क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल जब वॉल के ऊपर टकरा जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर। अब एग्जाम में स्टेट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट रबर बैंड हु चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। रबर बैंड जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो तो शेप चेंज करता है, क्योंकि हमने देखा था क्या, रबर बैंड क्या है, सॉलिड है। अगर सॉलिड क्या करता है, शेप अपना चेंज नहीं करता, तो फिर रबर बैंड सॉलिड कैसे हुआ, क्योंकि वो तो स्ट्रेच करने के बाद अपना शेप चेंज कर देता है। रबर बैंड में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ओके, बट जब हम रबर बैंड का जो स्ट्रेचिंग का प्रेशर है वो रिलीज करते हैं तो रबर बैंड फिर से अपने शेप में आ जाता है, और उसका जो ओरिजिनल शेप है वही शेप वो एक्वायर कर लेता है। ओके, वो उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होने के कारण, यानी स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी होने के कारण, वो जब प्रेशर अप्लाई करता है तब वो स्ट्रेच हो जाता है। तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस, इसमें क्या होता है कि जो शेप रहता है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फोर्स, देर इज नो एनी चेंज, ओके, इन सॉलिड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन सॉल्ट इज poured in container it takes shape of container, then how it is a solid state।
एक्चुअल में हमने देखा है कि लिक्विड जिस भी कंटेनर, लिक्विड या गैस जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं उस कंटेनर का शेप लेते हैं और सॉलिड का शेप फिक्स रहता है। तो जब हम सॉल्ट या शुगर किसी भी कंटेनर में पोर करते हैं तो वो सॉल्ट और शुगर क्या करता है, उस कंटेनर का शेप लेता है। तो फिर उसका शेप कैसे फिक्स हो गया और वो सॉलिड कैसे हो गया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जब भी कोई सॉल्ट या शुगर किसी भी कंटेनर में पोर करते हैं तब क्या होता है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। पर अगर हम इंडिविजुअल सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल को देखेंगे या उसके जो शेप है उसको देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। वो अगर आप कंटेनर में भी डालेंगे तो भी वो चेंज नहीं होता। तो हर एक शुगर का पार्टिकल या सॉल्ट का पार्टिकल होता है, वो उसका शेप चेंज नहीं करता। इसके कारण शुगर या सॉल्ट जब हम कंटेनर में पोर करते हैं फिर भी वो अपना बेसिक जो शेप है, यानी शुगर का क्रिस्टल का जो शेप है या सॉल्ट के क्रिस्टल का जो शेप है वो चेंज नहीं करता। इसके कारण शुगर या सॉल्ट ये क्या है, सॉलिड स्टेट है। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन स्पंज एज अ सॉलिड स्टिल एबल टू कंप्रेस। ओके, हमने देखा है कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर रहता है वो कंप्रेशन में रिजिड रहता है। तो फिर स्पंज ये सॉलिड कैसे हुआ? एक्चुअल में स्पंज में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। वो पोर्स में एयर ट्रैप रहता है। जब भी कभी हम स्पंज को कंप्रेस कर देते हैं वो एयर रिलीज होता है और वो अपना शेप चेंज कर लेता है। पर जब हम उसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं तब स्पंज क्या करता है, अपना शेप फिर से रिगेन कर लेता है, क्योंकि उसके सिर्फ पोर में से जो एयर रहता है वो सिर्फ बाहर निकल जाता है और जब प्रेशर रिलीज होता है तब तो वो फिर से एयर उस पोर्स में इंसर्ट हो जाता है और वो स्पंज अपना बेसिक शेप है वो फिर से ले लेता है। अब हम और एक फिनोमिनन के बारे में जानेंगे, डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी क्या है कि उसका जो सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है या सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ओके, जब हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और उसमें दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में मैंने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट की डेंसिटी जो सेकंड कंटेनर है उसमें सबसे ज़्यादा है। क्योंकि क्या कि पहले जो कंटेनर है उसके अंदर सॉल्ट का पार्टिकल है ही नहीं, तो सॉल्ट का जो मास है पर वॉल्यूम उसका कुछ है नहीं, इसलिए उसकी डेंसिटी फर्स्ट कंटेनर में 0 आएगी। पर सेकंड कंटेनर में क्या आएगा कि जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल उसमें डिजोल्व हो गए पर फिर भी उसका कुछ ना कुछ तो मास है। ओके, डिफ्यूजन के कारण वो वॉल्यूम चेंज नहीं दिखा रहा, पर उसका जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है उसके कारण वो जो पानी है वो खारा लगेगा। वो जो खारा पानी इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है उस पानी के अंदर डिजोल्व है, तो उसका वॉल्यूम है उसके अंदर, उसका मास है उसके अंदर, और उस पानी के वॉल्यूम में, सेम पानी का वॉल्यूम है दोनों कंटेनर में, फिर भी एक में सॉल्ट की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो हमको खारा लगता है। अब एक फिनोमेना है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। यानी इनका कहने का मतलब है कि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज़्यादा रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉलिड पार्ट, यानी हमने क्या किया, अब एक नेल ले लिया और हमने उसमें पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या होता है, नेल की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो पानी में डिप कर जाता है, पानी में नीचे बैठ जाता है, क्योंकि क्या, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। पर यहाँ पे और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा लिक्विड की डेंसिटी जनरली लोअर होती है सॉलिड की डेंसिटी से, फिर भी आइस पानी के ऊपर फ्लोट कैसे होता है? क्योंकि
आइस ये सॉलिड है और लिक्विड क्या है, पानी यानी क्या, लिक्विड है, फिर भी आइस जो पानी के ऊपर है ना वो फ्लोट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो पानी के जो आइस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, जब कूल करते हैं तब क्या होता है, उसमें श्रिंकेज आता है वो मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में, और उसका मॉलिक्यूल के स्पेस में श्रिंकेज होने के कारण, कूलिंग के कारण वहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, क्योंकि उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एयर ट्रैप हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि भले वो सॉलिड होने के कारण भी उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, क्योंकि वो एयर ट्रैप कर लेता है उसके बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में। और इसके कारण क्या होता है, आइस के जो क्यूब होते हैं वो पानी में फ्लोट कर देते हैं। ओके।